चलिए फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। फिर से हम लेकर आए वीडियो क्लास 10 हिस्ट्री, जो आज हमारा चैप्टर 2 होगा। ठीक है, देखिए क्लास 10 हिस्ट्री इतिहास का चैप्टर 2। देखिए, आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत आने वाले साम्यवाद और समाजवाद को देखेंगे। और ये आपका क्लास 10 जो आपका एक्सरसाइज 2 है, साम्यवाद और समाजवाद, और इसको अच्छी तरह से समझेंगे साम्यवाद और समाजवाद क्या है। तो चलिए, सबसे पहले साम्यवाद और समाजवाद को पढ़ने से पूर्व, यानी कि सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म को पढ़ने से पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पे बात करेंगे। वो होगा हमारा पूंजीवाद, यानी कि क्या, कैपिटलिज्म। ठीक है, देखिए पूंजीवाद। ठीक है, पूंजीवाद क्या होता है, सबसे पहले समझना है कि पूंजीवाद क्या होता है। देखिए, पूंजीवाद एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसमें रिसोर्सेज के जितने भी साधन होते हैं, जितने भी उत्पादन के साधन होता है, ये किसी खास पूंजीपति वर्गों के हाथों में होता है। यानी कि उस पर अधिकार जो किसका होता है, पूंजीपति लोग का होता है। अगर ऐसा है, जैसे कि सपोज दैट मान लेते हैं कि हमारा देश जो है भारत, ठीक है, क्या है, भारत है, और इसमें बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे ऐसे संसाधन के रिसोर्सेज हैं, तरीके हैं, और यदि इस पे मालिकाना हक यानी कि अधिकार यदि कुछ खास पूंजीपति लोगों का होगा, तो हम कह सकते हैं ना, दिस कंट्री इज कैपिटलिज्म, यानी कि ये देश हमारा क्या है, कैपिटलिज्म है। ठीक है, तो हम लोग समझ में आया कि कैपिटलिज्म क्या होता है, पूंजीवादी क्या होता है। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग वापस बात करेंगे किसको, समाजवाद और साम्यवाद को। देखिए, समाजवाद और साम्यवाद का मतलब क्या होता है। देखिए, दोनों का मतलब बिल्कुल इक्वलिटी होता है, समानता होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि समाजवाद शब्द जो है, देखिए समाजवाद का जो आपको शाब्दिक अर्थ होता है, ये होता है आपको समानता। क्या होता है, देखिए समानता। और इसमें क्या होता है, आपको स्टेट होता है, यानी क्या होता है, राज्य होते हैं, यानी कि राज्य हम कह सकते हैं, क्या, सरकार होता है इसमें। और जितने भी आपको उत्पादन के साधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जितने भी उत्पादन के साधन या रिसोर्सेज होते हैं, उस पर मालिकाना हक जो है किसका होता है, सरकार के होते हैं। ठीक है, और बिल्कुल आपको साम्यवाद भी उसी चीज़ है। साम्यवाद में भी आपको क्या होता है, समानता की बात करती है। लेकिन क्या, जब आपको समाजवाद जब अत्यधिक चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तो वो किसका रूप ले लेता है, साम्यवाद का रूप लेता है। तो चलिए, आज हम लोग देखेंगे समाजवाद और साम्यवाद, जो हमारा क्लास 10 के टॉपिक है। इस टॉपिक को हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग समझते हैं बिल्कुल साम्यवाद समाजवाद में क्या अंतर है, और समाजवाद क्या और साम्यवाद क्या है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि समाजवाद और साम्यवाद का जो शाब्दिक अर्थ होता है, आप देख रहे हैं, समाजवाद और साम्यवाद का जो शाब्दिक उद्देश्य है या अर्थ जो है वो क्या होती है, इक्वलिटी, यानी कि समानता। ठीक है, तो चलिए, जो वर्ड हमारा है समानता, समझते समानता क्या मतलब, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समान होता है। ठीक है, जिसमें क्या, समाज में कोई ऊंच नीच, छोटा बड़ा, इसका कोई भावना नहीं होती है। इस प्रकार की समाज जो होता है उससे मतलब क्या बोलते हैं, समाज में समानता की बातें होती है। और बिल्कुल उसी प्रकार समाजवाद और साम्यवाद जो है, समाज में बिल्कुल समानता लाने की काम करती है। और इसमें क्या, समाज के किसी भी व्यक्ति में ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, छोटा बड़ा का कोई भी भेदभाव नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए, जो हमारा वर्ड है समाजवाद शब्द, तो पहले इसमें समझते हैं कि समाजवाद शब्द में क्या होता है। देखिए, समाजवाद शब्द का मतलब क्या होता है, इसमें जो है आपको समाज की दर्जा पहले होती है और व्यक्ति विशेष की बातें बाद में की जाती है। ठीक है, यानी कि समाज को डेवलप करने की बातें की जाती है। जैसा कि आप पहला पॉइंट में देख रहे हैं कि समाजवाद में क्या होता है कि समाज के महत्व को दिया जाता है, अत्यधिक जो है किसके महत्व को दिया जाता है, समाज के महत्व को दिया जाता है। और दूसरे नंबर पर क्या है कि जो समाज है, इसमें असमानता को दूर करके समानता की बातें की जाती है। समाजवाद में क्या होती है, असमानता को बात को दूर करके समानता की बात की जाती है। देखिए, जैसा कि तीसरा पॉइंट क्या है, और इसमें कहा गया है समाजवाद में क्या, देखिए, असमानता को दूर करने के लिए, ठीक है, असमानता को दूर करने के लिए राज्य को उपयोगी माना जाता है। राज्य यानी कि कह सकते हैं सरकार को उपयोगी माना जाता है। समाजवाद का क्या कहना है कि समाज में असमानता को दूर करने के लिए किसका मतलब, राज्य को उपयोगी माना जाता है। ठीक है, अब देखिए, जो हमारा चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट क्या है कि ऐसा माना जाता है, क्या है, ऐसा माना जाता है कि राज्य ही समाज में समानता लाने में महत्वपूर्ण योगदान या महत्वपूर्ण कार्य करती है। ठीक है, और जो अगला पॉइंट हमारा है समाजवाद, देखिए इसमें क्या होता है, समाजवाद में प्रत्येक व्यक्ति के, यानी कि समाजवाद में जो होता है प्रत्येक व्यक्ति को क्षमता के अनुकूल, है ना, कार्य और कार्य के अनुकूल वेतन दिया जाता है।
आप देख रहे हैं क्षमता के अनुकूल कार्य और कार्य के अनुकूल क्षमता से भी वेतन दिया जाता है। जैसे क्या देखिए, ज़्यादा काम तो क्या ज़्यादा वेतन, कम काम तो क्या कम वेतन, ये बातें होती है। और हाँ, समाजवाद में और क्या होता है कि इसमें निजी संपत्ति का विरोध होता है। इसमें निजी संपत्ति नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो समाज में फिर से अमीरी गरीबी ऊंच नीच की भावना शुरू हो जाएगी। ठीक, अगला पॉइंट देखिए क्या होता है, इसमें संपदा या उत्पादन पर, ठीक है, इसमें संपदा या उत्पादन पर जो नियंत्रण होता है किसका होता है, सरकार का होता है, यानी कि स्टेट का होता है, राज्य का होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगला पॉइंट क्या है कि इसमें न्यायपूर्ण समाज की व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध होता है समाजवाद। ठीक है, और अगला पॉइंट देखिए क्या है, संसाधन का प्रत्येक लाभ कमाने के बजाय, इसमें क्या होता है कि लाभ कमाने के बजाय समाज को आगे बढ़ाने या उन्नति का काम किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, नेक्स्ट जो हमारा 10वां क्या है, इसमें लोगों की बराबरी को लाने का काम किया जाता है। तो समाजवाद में हमने क्या देखा कि समाजवाद में सर्वप्रथम जो है आपको समाज को अधिक दर्जा दिया जाता है, व्यक्ति विशेष की बातें कम होती है। और समाज में क्या देखा कि सरकार का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार ही असमानता को दूर करने का काम करती है, कार्य करती है। और समाज को डेवलप करने में भी आपको सरकार की अधिकार होना चाहिए, सरकार के होना बहुत ज़रूरी होता है समाजवाद में। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि लोगों की जो क्षमता होती है उनके अनुकूल उसको कार्य और कार्य के अनुकूल उसको क्या दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। यदि आपको ज़्यादा काम तो ज़्यादा वेतन, अगर कम काम तो कम वेतन। ठीक है, और मैंने ये भी देखा कि समाजवाद में आपको निजी संपत्ति का विरोध होता है। ठीक है, और लोगों की बराबरी लाने की काम की जाती है। ठीक है, इन पर सभी पर मतलब क्या, स्टेट का होना यानी कि राज्य का होना, सरकार का होना बहुत ज़रूरी होती है समाजवाद में। तो ये थी हमारे समाजवाद में। और बिल्कुल हम फिर इसके बाद जो देखेंगे साम्यवाद को देखेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि जब समाजवाद जब चरम परिस्थिति पर पहुंच जाता है तो साम्यवाद का रूप ले लेता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक समाजवाद है, मतलब जो हमारा शब्द था साम्यवाद शब्द। देखिए साम्यवाद शब्द भी आपको बिल्कुल समाजवाद की ही तरह ये भी समाज में बिल्कुल समानता लाने की बात करती है। ठीक है, समानता लाने की। ठीक, अब देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जब हमने क्या देखा था कि समाजवाद जो हमारा शब्द था, देखिए समाजवाद जो है आपको ये लगभग आपको 19वीं शताब्दी के आसपास, ठीक है, जब कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिक क्रांति की बात हुई थी, लगभग कब 1830 से लेकर 1860 के बीच में बहुत सारे ऐसे विचारक, बहुत सारे ऐसे थिंकर हुए जिन्होंने कि काफ़ी बदलाव किया। जिसमें से क्या, क्योंकि उनमें से जो आपको पूंजीवादी लोग थे उसमें से होता क्या था कि जो लोग अमीर थे तो वो काफ़ी अमीर हो रहे थे और जो लोग गरीब थे तो वो काफ़ी गरीब होते जा रहे थे। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ कि ये साम्यवाद शब्द जो है ये आपको कार्ल मार्क्स, है ना, हमने ध्यान दिया था कार्ल मार्क्स, आपको पता है कि कार्ल मार्क्स जो है आपको उन्होंने एक बुक लिखा था, काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है, इस बुक को कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। देखिए दास कैपिटल, दास देखिए कैपिटल, इन्होंने एक बुक लिखा और वो आपको लिखा था 1867 में। ठीक है, और उसके बाद जो थे आपको एक इन्हीं के फ्रेंड्स थे, देखिए फ्रेडरिक एंगल्स जो थे, इन्होंने भी आपको एक बुक लिखे थे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसको कि एक घोषणा पत्र के नाम से दिया जाता है। ये सारे एक साम्यवादी पुस्तक थे, जो कि बाद में आपको कार्ल मार्क्स के बुक जो था दास कैपिटल, इनको बाइबल का भी रूप दिया गया। तो अब आइए देखिए, बिल्कुल हम समझते हैं साम्यवाद क्या होती है। मैंने क्या देखा कि बिल्कुल इक्वलिटी, ये भी समाज को बिल्कुल एक करना चाहता है, कोई ऊंच नीच अमीरी गरीबी की कोई भावना नहीं रखता है। लेकिन देखिए क्या होता है, यह भी समाज को, मैंने क्या कहा कि समानता लाने की बात करती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो समाज जो होता है वो दो वर्गों में बटा होता है। समाज कितने वर्ग में, दो वर्ग में बटा होता है। एक वर्ग होता है आपको अमीर वर्ग और दूसरा क्या होता है, गरीब वर्ग। अमीर वर्ग उस वर्ग को कहते हैं जो कि क्या करता है, शोषण करता है। ठीक है, वो होता है आपको अमीर वर्ग, और जो शोषित होता है वो होता है आपको गरीब। ठीक है, तो समाज कितने वर्गों में, दो वर्गों में, एक अमीर वर्ग एक गरीब वर्ग। अब देखिए तीसरा क्या होता है कि साम्यवाद का क्या कहना है कि वर्ग विहीन समाज की स्थापना होना चाहिए। नो क्लासेस मतलब किसी भी वर्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि और उसके बाद आगे देखिए फिर क्या कहता है, कोई भी राज्य और सरकार नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अभी मैंने क्या देखा था कि जो हमारा समाजवाद था इसमें क्या थे, राज्य थे, सरकार का भी था, मानना था सरकार होना चाहिए। लेकिन ये क्या कहता है आपको साम्यवाद की, समाज में क्या होना चाहिए, सरकारें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि समाज में जो भी
ऊंच नीच अमीरी गरीबी की भावना होता है, ये सारा काम क्या है आपको सरकार करती है। सामवाद कैसा कहना है कि वो अमीरी गरीबी का जो खाई है खोदने का काम कौन करता है, सरकार करता है। इसीलिए समाज में क्या होनी चाहिए, सरकारें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब राज्य विहीन सरकार होना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सरकारें नहीं होनी चाहिए, राज्य नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ा बात क्या है कि जो अर्थव्यवस्था होती है, नो गवर्नमेंट, ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं नो गवर्नमेंट, ठीक है। देखिए नो गवर्नमेंट। अब देखिए जहां की बात है अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था में रुपया पैसा पर आधारित नहीं होगी, सामवाद का कहना है, यानी कि नो मनी, नो मनी। अब देखिए क्या कि इनमें क्या होता है कि आपने पढ़ा था कि समाजवाद में लोगों का मतलब काम के अनुकूल उसको वेतन दिया जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि सामवाद में क्या कहना है कि इसमें आवश्यकता के अनुकूल आपको वेतन दिया जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप काम 8 घंटा करें, 10 घंटा करें, 11 घंटा करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी ज़रूरत जितनी होगी आपको उतने रुपए दे दिया जाएगा। जबकि जबकि समाजवाद शब्द जो था ये क्या कह रहा था कि कार्य के अनुकूल आपको वेतन दी जाएगी। तो ठीक है, तो अब देखिए क्या ये आपको सामवाद जो है क्या संभव है, नहीं है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल आपको किसी भी देश किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए सरकार का होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन सामवाद का कहना है कि सरकार नहीं होनी चाहिए, नो मनी, नो क्लासेस, नो गवर्नमेंट, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है, कब सामवाद में। तो अब हम थोड़ा सा देखेंगे, हमारे बहुत सारे ऐसे विचारक थे, कार्ल मार्क्स बाकी सब भी थे, उनके बारे में पढ़ेंगे और वापस फिर से हम रूस की पूरी घटना को पढ़ेंगे। तो आज तक के लिए ये वीडियो में और वापस हम लोग फिर वही सेकेंड चैप्टर है हमारा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कार्ल मार्क्स, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की रचना किया था, इसके बारे में समझते हैं। देखिए 1818 से लेकर के 1883 तक की कार्यकाल है। इसको समझेंगे कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था ये हुआ था आपको 5 मई 1818 में, मतलब जर्मन राइन प्रांत के एक ट्रियर नगर में यहूदी परिवार में इसका जन्म हुआ था, ठीक है, किसका, कार्ल मार्क्स का। देखिए इसका पिता जो आपको हेनरिक मार्क्स थे, और अगर हम बात करें ये जो थे प्रोफेशन से आपको वकील थे, क्या थे, वकील, ठीक है। अब देखिए इसका कौन, यहूदी परिवार, और हमने क्या कहा कि साम्यवादी विचारधारा के थे ये, और मतलब मांटेस्क्यू और रूसो के समर्थक थे। अब देखिए क्या है कि 1836 में इन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई को पूरी की, और वापस क्या हुआ कि 1843 ईस्वी में इन्होंने अपने बचपन के मित्र जैनी से शादी कर ली, ठीक है, कौन, कार्ल मार्क्स ने शादी कर लिया अपने बचपन के मित्र जैनी से, कब, 1843 में। पिता का नाम हेनरी मार्क्स जन, ठीक है। और आपको देखिए क्या हुआ कि 1848 में इन्होंने साम्यवादी घोषणा पत्र, यानी कि आपको पता है कि उसके बाद क्या हुआ कि 1844 ईस्वी में इसकी फ्रेडरिक एंगल्स से मुलाकात हो जाती है, कहाँ पे, पेरिस में। और अंततः इन्होंने क्या हुआ 1848 में दोनों ने मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र, जिसको कि अगर हम बात करें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से जानते हैं, इन्होंने इसकी रचना कर दी। अंततः फिर वापस देखिए क्या हुआ कि 1867 में कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल की रचना किया गया, जिसमें कि आपको दास के साम्यवादियों का बाइबल भी कहा जाता है, और लोग साम्यवादी के बाइबल मानते हैं इसको, किसको, दास कैपिटल को। तो दास कैपिटल की रचना कब, 1867 में, और इसके द्वारा किया गया, इसे अच्छी तरह से याद रखना, कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो उसके बाद देखिए अब समझते हैं क्या इसका अंतर्राष्ट्रीय संघ। देखिए सबसे पहला जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ हुआ था, ये अंतर्राष्ट्रीय संघ जो हुआ था आपको, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ ये हुआ था आपको 1864 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया था, 1864 ईस्वी में जो राष्ट्रीय संघ हुआ था, इसमें कहा गया था कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। इन्होंने इस चीज़ की नाराबाजी हुआ था वहाँ पे, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ में, जो कि आपको कब हुआ था, 1864 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए फिर आपको क्या हुआ कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ, इसमें कब हुआ था कि 14 जुलाई, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कब, 14 जुलाई 1889 को हुआ था पेरिस में, जिसमें कुल जो थे आपको 20 देश और कुल मिलाकर के 400 प्रतिनिधि यहाँ पे भाग लिए थे उसमें। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ में कितने प्रतिनिधि, तो कितने, 400 प्रतिनिधि, और कितने देश थे, तो उसमें से आपको 20 देश थे, ठीक है। और उसमें क्या हुआ कि उसमें 1890 में ये पूरा हुआ, उसमें मांग किया गया था, नाराबादी था कि मजदूरों को 8 घंटे की काम, तो वो पूर्णतः मनाया, मतलब कंप्लीट हो गया, और जिसके कारण 1 मई 1890 को, अर्थात 1 मई को हम लोग विश्व अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के भी नाम से जानते हैं। तो ये तो कुछ हमारे फैक्ट थी, इसको हम लोग समझ गए। और वापस जो अब हम जो बात करेंगे अगली वीडियो में, वो बात करेंगे संपूर्ण हम लोग रूस के बारे में, किस प्रकार रूस में जार की निरंकुशता है और उससे लोग परेशान होकर किस प्रकार से मतलब संघर्ष किए। और तत्पश्चात आज तक के लिए इतना ही।